हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन किसे कहेंगे? किसी भी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में, किसी भी जीव का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए या आरएनए होता है। तो आनुवांशिक पदार्थ में अकस्मात होने वाले माने गुणसूत्र, केंद्रक में स्थित गुणसूत्र में डीएनए और आरएनए उपस्थित होते हैं, जो कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाते हैं। तो इन आनुवांशिक पदार्थों में यदि अकस्मात कोई परिवर्तन उत्पन्न हो जाए तो वह परिवर्तन कहलाता है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। इंग्लिश में इसे म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। और वह संतति है ना, इस म्यूटेशन के फलस्वरूप जो वंशागत होंगे म्यूटेशन और अगली पीढ़ी में वो प्रदर्शित होंगे। तो जिन संततियों पर वो म्यूटेशन प्रदर्शित करते हैं या जो संतति उन म्यूटेशंस को धारण करते हैं वो कहलाते हैं म्यूटेंट या उत्परिवर्ती, है ना। उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अगली पीढ़ी में जिन संतानों में वह परिवर्तन दिखाई पड़ेगा वो क्या कहलाएंगे? वो म्यूटेशंस कहलाएंगे, म्यूटेंट कहलाएंगे, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे? उत्परिवर्ती या म्यूटेंट कहलाएंगे। और जिस कारण से उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण के इस तरह से तो उत्पन्न नहीं होगा कभी। बहुत ही रेयर होता है यदि बिना कारण के होता है, तो कोई ना कोई किसी न किसी कारण के कारण उत्पन्न होता है, तो वह कारक कहलाता है उत्परिवर्तक। कारक क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तक कहलाएगा। अब म्यूटेशन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा देखें तो सबसे पहले म्यूटेशन को देखा था 1791 ईस्वी में, 1791 में श्रेथ राइट ने। किसने? श्रेथ राइट ने देखा था। श्रेथ राइट ने भेड़ के बच्चे के पैर को देखा था। भेड़ के बच्चे के पैर सामान्य से काफी छोटे थे, है ना, और उनको एनकन या अगोती भेड़ या एनकन शीप कहा। बहुत छोटे थे, सामान्य से बहुत छोटे थे। तो उनको मन में सवाल आया कि ये क्यों है, किस कारण से है। तो उसको उन्होंने म्यूटेशन या उत्परिवर्तन नाम दिया। उत्परिवर्तन शब्द जो है वो वास्तव में किसने दिया था? ह्यूगो डी बेरीज ने दिया था। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? ह्यूगो डी बेरीज ने सन 1901 में या 1901 में उन्होंने दिया था। उन्होंने प्लांट ओइनोथेरिया लाइमार्कियाना या इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया और उन्होंने देखा कि उनके फ्लावर के कलर में चेंजेस सडनली आ रहे हैं। तो किस कारण से आ रहे हैं? तो उसके आधार पर उन्होंने क्या दिया था? म्यूटेशन थ्योरी या उत्परिवर्तनवाद को दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि क्या बोलते हैं, ये परिवर्तन ही जो है वो नई वेराइटी को उत्पन्न करते हैं, है ना। विकास के सिद्धांत में उत्परिवर्तनवाद को उन्होंने ये दिया था कि ये नई चेंजेस जो आती हैं वही चेंजेस जो है वो विकास का कारण बनती हैं। और डार्विन ने इन्हीं चेंजेस को वेरिएशन नाम दिया या भिन्नता नाम दिया। विकास के क्रम में डार्विन ने आगे इन्हीं वेरिएशन, इन्हीं परिवर्तनों को, जिसको उन्होंने म्यूटेशन कहा था, किसने? ह्यूगो डी बेरीज ने। उनको डार्विन ने क्या कहा था? वेरिएशन या भिन्नता के रूप में बताया था, जिसके आधार पर उन्होंने विकास का सिद्धांत को समझाया था, ठीक है। उसके बाद टी.एच. मॉर्गन जो है, उन्होंने ड्रोसोफिला पर लगभग 500 प्रयोग किए और उन्होंने साइंटिफिक स्टडी किया और म्यूटेशन को बहुत अच्छे से समझाया। कई प्रयोगों के माध्यम से उसको सत्यापित किया म्यूटेशन को, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन का नाम इसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक है, हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। जैसे कुछ म्यूटेशंस जो होते हैं हानिकारक होते हैं और कुछ म्यूटेशंस लाभदायक होते हैं। तो लाभदायक म्यूटेशन जो है वो प्रेरित किए जा सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के म्यूटाजेंस या उत्प्रेरकों के माध्यम से उत्प्रेरित करके नई वेराइटीज़ को जन्म दिए जा सकते हैं। तो वो नई वेराइटीज़ को जन्म देने के लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहला नाम आता है एम.एस. स्वामीनाथन का, जिन्होंने मैक्सिकन गेहूं की बौनी प्रजाति पर गामा रेडिएशंस को देकर, गामा किरणों को प्रवाहित करके एक नई वैरायटी को उत्पन्न किया और उसका नाम था शरबती सोनेरा। ये सामान्य गेहूं की प्रजाति थी, उससे कई गुना उत्पादन उसमें अधिक होता था, जिसके कारण इस कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई। इसी वजह से इनको क्या कहा गया? हरित क्रांति के जनक कहा गया। किनको? स्वामीनाथन को। और किस वजह से किया? उन्होंने गामा रेडिएशन देकर म्यूटेशन उत्पन्न किया इस बौनी प्रजाति पर और एक नई प्रजाति को उत्पन्न किया और इस प्रजाति का नाम था शरबती सोनेरा। कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है शरबती सोनेरा। गेहूं के बाद उसमें और कई अन्य प्रयोग किए उन्होंने, चावल पर, गन्ने पर कई प्रयोग किए और इस तरह से
इनके अलग अलग वेराइटीज को उत्पन्न किया या किस्मों को उत्पन्न किया। उसके बाद है उत्परिवर्तन। यदि सामान्य दैहिक कोशिकाएं, बहुकोशिकीय जीवों की शरीर जो है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से बना है, दैहिक कोशिका और जननिक कोशिका, माने सोमेटिक सेल और जर्मिनल सेल। तो यदि दैहिक कोशिका में उत्पन्न हो रहा है कोई परिवर्तन, तो वो परिवर्तन जो है वो अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होता है, लेकिन उस परिवर्तन होता है जिस समय में वो जिस व्यक्ति के या जिस पौधे में उत्पन्न हुआ है उसके उसमें वो परिवर्तन डेवलप हो जाता है, लेकिन वो अगली पीढ़ी में नहीं जाता। तो इस प्रकार के परिवर्तन को कहा जाता है सोमेटिक उत्परिवर्तन या दैहिक, माने दैहिक कोशिकाओं में होने वाले या सोमेटिक सेल्स में होने वाले उत्परिवर्तन को कहा जाता है दैहिक उत्परिवर्तन या सोमेटिक उत्परिवर्तन। ठीक है। जनन कोशिकाओं में होने वाले उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जर्मिनल म्यूटेशन या जननिक उत्परिवर्तन। माने दो प्रकार के हो गए, दैहिक और जननिक। दैहिक में क्या है? सोमेटिक म्यूटेशंस में, सोमेटिक सेल्स में होता है, और जर्मिनल म्यूटेशन में जनन कोशिकाओं में। जनन कोशिकाएं कौन सी होती हैं? या तो गैमेट्स या युग्मक होंगे, स्पर्म या ओवम, या फिर जाइगोट। तो इनमें यदि कोई परिवर्तन हो रहा है स्पर्म में या ओवम में, है ना, शुक्राणु या अंडाणु में, या फिर उसके युग्मनज में कोई परिवर्तन हो जा रहा है जिसकी वजह से वो परिवर्तन फिर अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, तो वो परिवर्तन क्या कहलाएंगे? जर्मिनल म्यूटेशंस कहलाएंगे। ठीक है। अब उत्परिवर्तकों के आधार पर ये जनरली दो प्रकार का पाया जाता है म्यूटेशन। एक होता है नेचुरल या अपने आप से स्वतः, यदि किसी अचानक बिना किसी कारण के किसी की कोशिकाओं में कोई परिवर्तन आ जा रहा है तो वो परिवर्तन कहलाता है स्वतः। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम होता है स्वतः होने वाला उत्परिवर्तन। और इंड्यूस्ड या प्रेरित म्यूटेशन। प्रेरित म्यूटेशन क्या है? विभिन्न प्रकार के एजेंट से उत्परिवर्तकों के माध्यम से उत्परिवर्तन उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे कि स्वामीनाथन ने किया था। वैज्ञानिक गेहूं की प्रजाति पर गामा रेडिएशन देकर नई किस्म को उत्पन्न किया था। तो उसी तरह से और कई तरह के एजेंट हैं या म्यूटेजेंट्स हैं जो उत्परिवर्तक हैं, जो रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के होते हैं, आगे हम देखेंगे डिटेल में। तो उनके कारण यदि माने म्यूटेशन को यदि उत्पन्न किया जा रहा है किसी एजेंट के माध्यम से या किसी कारक के माध्यम से, तो वो कहलाएगा प्रेरित या इंड्यूस्ड म्यूटेशन। और एक प्रकार का और पढ़ेंगे हम आगे की ओर, अनुवांशिक प्रकृति के आधार पर, यानी जेनेटिक मटेरियल में हो रहा है म्यूटेशन। तो जेनेटिक मटेरियल में अनुवांशिक प्रकृति में या मॉलिक्यूलर लेवल पर, आणविक लेवल पर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं दो प्रकार के, गुणसूत्रीय और जीन म्यूटेशन, है ना। तो क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र में। यदि गुणसूत्र के लेवल पर कोई म्यूटेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? गुणसूत्र की यदि संख्या में, संरचना में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? गुणसूत्रीय म्यूटेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाएगा, या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और जीन के लेवल पर, अब जीन कहाँ है? गुणसूत्र में स्थित है जीन, आगे क्यों हम डिटेल बताएंगे। इस तरह से गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र के लेवल पे कोई परिवर्तन हो रहा है कि गुणसूत्र के खंडों में परिवर्तन हो रहा है कि गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो ये कहलाएगा गुणसूत्रीय। लेकिन गुणसूत्र के अंदर क्या स्थित होते हैं? इस तरह से डीएनए स्थित होते हैं, और डीएनए में क्या होते हैं? अलग अलग जीन उपस्थित होते हैं, है ना। गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं, डीएनए का पार्ट ही जीन होता है। तो यदि डीएनए की क्षारों के अनुक्रम में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो कहलाएगा जीन म्यूटेशन। ठीक है। तो इसको हम आगे एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि म्यूटेशन आणविक स्तर पर कितने प्रकार का होता है या उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। हम पहले पढ़े दैहिक और जर्मिनल पढ़े, सोमेटिक और जर्मिनल। अब हम इसको पढ़ रहे हैं आणविक स्तर पर उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन जो होता है वो जीन के लेवल पे होता है, यानी गुणसूत्र पर स्थित डीएनए पर यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो कहलाता है जीन म्यूटेशन, या डीएनए के क्षार के अनुक्रम में कोई परिवर्तन हो रहा है तो ये कहलाता है जीन म्यूटेशन। ठीक है। और गुणसूत्र, यदि गुणसूत्र के यदि खंडों का संख्या में अधिक हो गया, या इसके कोई खंड टूट कर अलग हो गया, या कोई नया खंड जुड़ गया, तो इस तरह का परिवर्तन कहलाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब आते हैं जीन म्यूटेशन के बारे में। तो जीन म्यूटेशन क्या है? जीन या डीएनए की क्षार के अनुक्रम में कोई परिवर्तन होता है उसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। डीएनए किसका बना होता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, और ये न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड्स के आपस में हाइड्रोजन और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ने के फलस्वरूप बने हुए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। और ये न्यूक्लियोटाइड में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन जिनको हम प्यूरिन कहते हैं, साइटोसिन, थायमिन जिनको हम कहते हैं पिरिमिडीन कहते हैं।
ठीक है। तो इनमें यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, न्यूक्लियोटाइड के किसी भी एक क्षार में भी परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार का अनुक्रम में कोई चेंज हो रहा है या कोई क्षार में परिवर्तन हो रहा है, तो वो कहलाता है जीन म्यूटेशन। अब जीन म्यूटेशन के बाद एक पॉइंट और आता है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, यदि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के किसी एक क्षार में परिवर्तन होने से होने वाला म्यूटेशन क्या कहलाता है, पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम ये तीन तीन क्षार मिलकर एक एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। इसमें यदि AGC CTA ACG, यदि ये एक क्षार का अनुक्रम है, एक पॉलीपेप्टाइड का चेन है, इसमें से यदि एक थायमीन की जगह मान लो साइटोसिन आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अब अलग से कोड करेगा। AGC तो सेम रहेगा, टी की जगह क्या आ जाएगा, CCA हो जाएगा, और फिर ACG। तो अब ये क्या हो गया, इसका क्षार का अनुक्रम ही बदल गया, इस अमीनो एसिड की जगह दूसरा अमीनो एसिड आ जाएगा। जैसे ही ये क्षार बदलेगा, इसका अमीनो एसिड जो है वो ये कोड जो है CCA दूसरे अमीनो एसिड को कोड करने लग जाएगा, और पूरा ये पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो चेंज हो जाएगी। माने इसके फलस्वरूप बनने वाला प्रोटीन जो है वो अलग प्रकार का बनेगा, जिसकी वजह से लक्षण जो है वो प्रभावित हो जाएंगे। तो ये कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। यदि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के किसी एक क्षार में परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार का परिवर्तन कहलाएगा बिंदु म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है दो प्रकार का होता है, एक तो डिलीशन होता है और दूसरा है एडिशन। न्यूक्लियोटाइड के चेन में से कोई एक क्षार यदि अलग हो जाता है या डिलीट हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, डिलीशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। डिलीशन मतलब अलग हो जाना, जैसे कि AGC है, CTA है, GCA है, इस तरह से अलग अलग तीन तीन एमिनो एसिड एक एक क्षार को, तीन तीन क्षार जो है एक एक एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं। इसमें से यदि कोई एक भी क्षार जो है वो अलग हो जा रहा है या डिलीट हो जा रहा है, मान लीजिए इसमें से C डिलीट हो जाता है, तो क्या बनेगा, C डिलीट हो जाने के बाद AGC सेम रहेगा, C डिलीट हो गया तो TAG, और उसके बाद CA, और एक नेक्स्ट बेस और दूसरा आकर जुड़ेगा। तो ये क्या हो गया, फ्रेम किस तरह से लेफ्ट साइड में खिसक गया है ना। जैसे ये फ्रेम के किस तरह खिसक गया, C के डिलीट होने से फ्रेम लेफ्ट साइड में खिसक गया या शिफ्ट हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डिलीशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसके अलावा है एडिशन म्यूटेशन। एडिशन फ्रेम शिफ्ट, एडिशन में क्या होगा, एक जैसे यहाँ एक C डिलीट हो गया था, उसी तरह से यदि एक C मान लीजिए यहाँ पर एंटर कर जाता है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, AGC CTA। अब GCA की बजाय यहाँ क्या हो जाएगा, CGC, और फिर A राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक क्षार के ऐड होने पर यदि फ्रेम क्या हो जाता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, एडिशन डिलीशन, एडिशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये हो गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दो प्रकार का, डिलीशन और एडिशन। इसके फलस्वरूप यदि इसमें न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उससे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड के चेन में परिवर्तन होगा, उससे सिंथेसिस होने वाला, और फिर प्रोटीन का भी अलग प्रकार का प्रोटीन बनेगा और लक्षण भी अलग प्रकार के दिखाई पड़ेंगे। तो ये हो गया फ्रेम शिफ्ट जीन म्यूटेशन। उसके बाद आता है प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रांजिशन और दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होता है, जैसे डीएनए क्या है, चार प्रकार के क्षारों से मिलकर बने हैं, दो प्यूरिन के होते हैं एडेनाइन गुआनिन, और दो पिरिमिडीन के होते हैं साइटोसिन और थाइमिन। तो प्यूरिन से प्यूरिन में यदि चेंज हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है, एक प्यूरिन की जगह ए की जगह मान लीजिए जी आ रहा है, या जी की जगह ए आ जा रहा है, तो इस प्रकार का प्रतिस्थापन क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन। उसी तरह से पिरिमिडीन, एक पिरिमिडीन बेस की जगह दूसरा पिरिमिडीन आ रहा है, और दूसरे पिरिमिडीन की जगह फिर पहला चला जा रहा है। जब मान लीजिए सी की जगह टी और टी की जगह सी आ रहा है, क्योंकि सी और टी क्या है, पिरिमिडीन है। तो ये प्यूरिन से प्यूरिन और पिरिमिडीन से पिरिमिडीन, ए की जगह जी और जी की जगह ए, या सी की जगह टी और टी की जगह ए आ जा रहा है, तो इस प्रकार का म्यूटेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। उसके बाद आता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन जो होता है, जैसे प्यूरिन से पिरिमिडीन। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, प्यूरिन है, एडेनिन और गुआनिन, और साइटोसिन और थाइमिन क्या है, पिरिमिडीन है। तो प्यूरिन से पिरिमिडीन और पिरिमिडीन से प्यूरिन में यदि चेंज हो रहा है, मान लीजिए यहाँ यही समझते हैं, यहाँ ये देखिए प्यूरिन है और ये पिरिमिडीन है,
तो प्यूरिन से पिरिमिडिन, ए से टी या टी से ए यदि परिवर्तित हो रहा है, ए की जगह टी आ जा रहा है और टी की जगह यदि ए आ जा रहा है, उसी तरह से यदि सी की जगह जी आ जा रहा है और जी की जगह सी आ जा रहा है, माने प्यूरिन से पिरिमिडिन और पिरिमिडिन से प्यूरिन, उसी तरह से प्यूरिन से पिरिमिडिन और पिरिमिडिन से प्यूरिन यदि हो जा रहा है, तो इस तरह का क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन, ट्रांसवर्जन प्रतिस्थापन या ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहलाएगा। उसके बाद एक और म्यूटेशन आता है मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन क्या होता है कि इसमें यदि एक कोई भी 3 क्षार जो है एक एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं, उसमें यदि कोई एक क्षार जो है परिवर्तित हो जा रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए GAG है, एक क्षार है ग्लूटामिन को, GAG 3 क्षार मिलकर ग्लूटामिन नामक एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं। क्योंकि 3 क्षार मिलकर एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं, तो यदि GAG जो है वो ग्लूटामिन को कोड कर रहा है, इसमें ए की जगह मान लीजिए, यहाँ ए की जगह देख लीजिए एरो दिख रहा है, ए की जगह मान लीजिए यू आ जा रहा है, तो ए की जगह जैसे ही यू आता है, ये क्या बन जाएगा? GUG बन जाएगा। और जैसे ही GUG होगा, वो किसको कोड करेगा? ग्लूटामिन की जगह किसको कोड करेगा? ये ग्लूटामिन की जगह वैलिन को कोड करने लग जाएगा। वैलिन भी एक एमिनो एसिड है, तो इसके फलस्वरूप वैलिन के आ जाने के फलस्वरूप पूरा लक्षण जो है वो प्रभावित हो जाएगा जीव का। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, सिंगल बेस पेयर के परिवर्तन से एमिनो एसिड ही परिवर्तित हो जाते हैं। क्या है? मिससेंस, माने एक बेस के परिवर्तन से ग्लूटामिन एमिनो एसिड किसमें बदल गया? वैलिन में बदल गया। GUG, एक बेस के चेंज होने से पूरा एमिनो एसिड ही परिवर्तित हो जाता है, तो वो कहलाता है मिससेंस म्यूटेशन। इस प्रकार का एग्जाम्पल है जैसे सिकल सेल एनीमिया में है। ये सिकल सेल एनीमिया नामक रोग में क्या होता है कि सामान्य RBC की बजाय हंसियाकार RBC बनने लगता है। उनके RBC या लाल रक्त कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, वो हीमोग्लोबिन परिवर्तित हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल शेप का, गोल शेप का RBC ना बन के हंसियाकार RBC बनने लग जाता है। और वो किस कारण से होता है? उसके पॉलीपेप्टाइड चेन में इसी तरह से प्रोटीन सिंथेसिस के क्रम में यदि इसमें सिर्फ एक क्षार जो है वो परिवर्तित हो जाता है, ए की जगह यू आ जाता है, जिसकी वजह से ग्लूटामिन नामक एमिनो एसिड ना बनकर वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या बन जाता है? वैलिन आ जाता है ना। ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से उसके पॉलीपेप्टाइड का जो है वो क्रम बदल जाता है और नए प्रकार का प्रोटीन बनाने लगता है, जो उसका लक्षण किसको प्रदर्शित करने लगता है? हंसियाकार RBC को। गोल RBC ना बनाकर वो किस प्रकार के RBC बनाते हैं? इस प्रकार हंसियाकार RBC को बनाते हैं। और ये हंसियाकार RBC जो होते हैं, ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता जो होती है वो कम होती है। तो सिर्फ एक बेस के चेंज होने से पूरा एमिनो एसिड चेंज हो गया। एमिनो एसिड के चेंज होने से क्या हो गया? प्रोटीन चेंज हो गया, और प्रोटीन चेंज होने से पूरा लक्षण ही प्रभावित हो गया। तो इस प्रकार का म्यूटेशन क्या कहलाएगा? मिससेंस म्यूटेशन, यानी एक क्षार के परिवर्तन से पूरा एमिनो एसिड को ही परिवर्तन कर देना क्या कहलाता है? एमिनो एसिड परिवर्तित हो जाना मिससेंस। नॉनसेंस क्या म्यूटेशन? नॉनसेंस म्यूटेशन। अगला क्या है? नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में यदि सिंगल बेस पेयर के बदलने से कोई नॉनसेंस कोडॉन इसमें रीडिंग फ्रेम में आ जाता है ना। जब पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती रहती है उस समय मैसेंजर RNA में यदि कोई क्षार के बदलने से नॉनसेंस कोडॉन आ जाता है। नॉनसेंस कोडॉन क्या है? ऐसे कोडॉन होते हैं, 3 ऐसे क्षारों का अनुक्रम होता है जो किसी भी पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसिस नहीं करते हैं, यानी किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, और वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेते बल्कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस करने की बजाय वो प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? समापन कोडॉन भी कहते हैं और नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। किसी भी एमिनो एसिड को ये कोड नहीं करते हैं। तो इस तरह से यदि मैसेंजर RNA में देखिए UGG की जगह यदि G की जगह ग्वानिन की जगह एडेनिन आ जा रहा है और UGA हो जा रहा है, तो UGA क्या है? UGA नॉनसेंस कोडॉन है, 3 होते हैं, UAG, UAA और UGA। तो यहाँ पर UGG की जगह UGA आ गया, तो UGA आते ही क्या हो जाएगा? ये प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर रुक जाएगा, है ना, समापन हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस का इस कोडॉन के आते ही। तो एक बेस में परिवर्तन से
नॉनसेंस कोडॉन के आ जाने से इस प्रकार का उत्परिवर्तन क्या कहलाएगा, नॉनसेंस म्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जीन म्यूटेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल या गुणसूत्रीय म्यूटेशन के बारे में। ठीक है।